वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का एक पेपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इलेक्टिव है, ये हिंदी ऐच्छिक। आपका कोड कुछ इस तरह से है। 3 घंटे आप सभी के पास होंगे एग्जाम में पेपर को पूरा करने के लिए। और हिंदी जो इलेक्टिव है उसका पेपर 80 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ किस तरह से होता है ये आपका बोर्ड का पेपर। कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर दिया रहेगा जिसके अंदर सीरीज सेट आपके लिखे रहते हैं। आपको रोल नंबर यहाँ लिखना होता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ की तरफ से अगर देखें हम तो यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न मिल जाएगा कि पेपर जो है आपका किस पैटर्न पे है। वैसे आप सभी को पता होगा कि हिंदी का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। पहले 2 सेक्शन हुआ करते थे, अब इसके अंदर देखेंगे आप 3 सेक्शंस होंगे, खंड का, खा और गा। ठीक है, ये 3 सेक्शंस होंगे। और जो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 13 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न है हिंदी का। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेपर को। और सबसे पहला सेक्शन होगा आपका खंड अ। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो अपठित बोध वाले होंगे। इसका मतलब ये है कि आपने इन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी गद्यांश होगा आपका जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप में भी होंगे और लिखने वाला भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इसके अंदर बोला गया है जो गद्यांश है आपको उसको देखना है, उसको पढ़ना है एंड उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उससे आपको सही आंसर बताना है उसमें से। तो चलिए मैं आपको एक बार आप गद्यांश देख लीजिए। गद्यांश कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, और मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार गद्यांश दिखा देता हूँ। ये आपका गद्यांश है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए कुछ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। पंक्ति का आशय यानी इस लाइन का आपको मतलब बताना है कि भारत के अंदर आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, अनुभव हो गया, चिंतन, मनन आदि की जो है पूंजी लगी हुई है। इसका आपको मतलब बताना है। तो जीवन मूल्यों का महत्व, ईश्वरीय सत्ता का योगदान या राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना, त्याग का उदात्त रूप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के जो बोर्ड एग्जाम है 2024 और 25 के, उसके लिए हमने सैंपल पेपर्स बनाए हुए हैं जो काफी ज्यादा बच्चों ने ले भी लिए हैं। अगर आप भी परचेज करना चाहते तो कर सकते हैं। 15-15 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपको 149 में जो है यानी 149 रुपए में एक सब्जेक्ट के 15 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये सही अगर आप 10 सैंपल पेपर भी कहीं और से लेते तो उसका प्राइस आपको 300 प्लस 400 प्लस का मिलता है। जस्ट आपको 149 में 15 सैंपल पेपर मिल रहे हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो और भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस का देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा ये, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड की तरह है। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट पेज देख सकते हैं, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ और फिफ्थ, कुछ इस तरह से आपका ये सैंपल पेपर होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के सामने है। जो भी आपकी क्वेरी रहती है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यू टाइप। देखिए इसको आप ये आपका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रटने से, क्योंकि ये आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये सेम नहीं आएगा क्योंकि ये अपठित बोध वाले होंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, लेकिन आपको पेपर के अंदर क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से बचाव होता है। किसका होता है? किससे होता है? संयम रखने से, अहिंसा से, मूल्यों से या चिंतन से। अगर हम देखें इसका राइट आंसर बताया गया ऑप्शन का। इन सभी के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिलेंगे। तो मैं आपको एक बार पैसेज दिखा देता हूँ। पैसेज जो आपका गद्यांश है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस गद्यांश को देख रहे हैं, इसी के अंदर से आपको पेपर के अंदर ढूंढना है आपके आंसर्स को। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका गद्यांश है एंड यहीं से आपको ढूंढना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सेम नहीं आएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है।
आप सिर्फ इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से ढूंढ पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आप देख लीजिए। पहले 3 जो क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर वो एमसीक्यू टाइप होंगे। पहले 3 एमसीक्यू टाइप होंगे। तो ये तीसरा है, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता के भीतर ही संस्कृति का विकास होता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ, एक चीज नोट कर लेनी है, इन सभी के आंसर जरूरी नहीं है आपको एकदम से मिल ही जाए। ऐसा भी है कि मिल भी जाएंगे। 75% आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन 25% ऐसा होगा कि आपको सोचना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। ऐसी अगर हम देखें चौथा क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य त्याग है, और ये आपको पैसेज के अंदर मिलेंगे। चलिए मैं आपको एक पैसेज में जाकर दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम इसका ढूंढने की कोशिश करें, भारतीय संस्कृति की बोला गया था, इसके अंदर ढूंढ के देखते हैं एक बार कहाँ पे है इसका आंसर। ऊपर की तरफ एक बार देख लेते हैं। देखिए ये पैसेज मैंने पहले देखा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको करवाता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आपको भी क्या फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य क्या है, यहाँ पे त्याग बताया गया। तो ऐसे ही आप ढूंढेंगे, मिल जाएगा आपको आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, ऐसे ही आगे की तरफ आए हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय संस्कृति का जीवन मूल्यों पर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का जीवन मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो भारतीय संस्कृति त्याग, संयम, परहित, अहिंसा और जीवों पर दया जैसे जीवन मूल्यों को महत्व देती है। ये मूल्य समाज में सद्भावना और परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, यानी एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 एमसीक्यू थे आपके, और ये जो 2 रहेंगे चौथा और 5वां, ये 1 नंबर 1 नंबर, 3 2 5 नंबर हो गया आपका। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका होगा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो है आपको मुख्य अंतर बताना है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे पैसेज के अंदर, तो पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ राइट आंसर क्या है। मैंने आपको गद्यांश 2-3 बार दिखा दिया है। पाश्चात्य संस्कृति और साम्यवादी संस्कृति भोगवादी वृत्ति पर आधारित है, जो मानवता और प्रकृति के बीच खाई उत्पन्न करती है। जबकि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे त्याग, संयम और सर्वसमावेशकता को महत्व देती है, जो मानवता और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखती है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। और आगे की तरफ आए हम नीचे की तरफ, तो 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का जो है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन बोला गया है, भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में क्या योगदान है। जो भारतीय संस्कृति है उसका राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में क्या योगदान है। तो भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में योगदान देती है, क्योंकि इसके आदर्श और मूल्य हजारों वर्षों की अनुभूतियों और सिद्धांतों के परिणाम है। ये आदर्श और मूल्य ही राष्ट्रीय संस्कृति की पहचान और आधार है। तो ये इसका कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो आपका रहेगा गद्यांश से रिलेटेड। इसके अंदर आपके क्वेश्चन एंड आंसर और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। चलिए हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका पद्यांश होगा, यानी आपने पोएम्स पढ़ी होगी, उन्हीं की लाइन्स होंगी, और उससे रिलेटेड आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा वैसे ही पूछा जाएगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है पंक्तियाँ दी गई है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर पे आएंगे, क्योंकि इससे टाइम बचेगा आपका। ठीक है, फिर जाएंगे हम ढूंढने के लिए उसका आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे अब ये कथन दिया गया है, आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, युद्ध की नई तकनीकों पर विचार करना, एटम बम से जो है ऐतिहासिक परचम लहराना। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो आपने पंक्तियाँ देखी है, ये वाली पंक्तियाँ, इससे आपको बताना है कि इसके अंदर, इस कविता के अंदर केंद्रीय भाव हेतु दिए गए जो कथन है वो आपको बताना है। तो केंद्रीय भाव क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें विकल्प आपको नीचे की तरफ मिलेंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पे, मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से विकल्प है यहाँ पे,
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको बताना है इनमें से सही क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे बोला गया है कथन 1 और 2 सही है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना और विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, ये 2 पॉइंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते। मैंने आपको बताया कि मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लेकर चल के बताऊंगा भी, तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर अलग आएगा, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम। दूसरा क्वेश्चन है खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्तियों में मौत की फसल से क्या तात्पर्य है। तो मौत की फसल का मतलब क्या है, यहाँ पे युद्ध जब होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाती है, तो यही है इसका। अगर हम देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड अगर हम ऑप्शन को पढ़ें, युद्ध के कारण किसानों की मेहनत जो है विफल नहीं होगी, ये तो गलत ही हो जाएगा। प्रकृति का विनाश नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। युद्ध अपार जनहानि का कारण नहीं बनेगा, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हरि सौंदर्य रक्ताभ रूप में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले। तीसरा क्वेश्चन है मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। अगर हम देखें रेखांकित वाक्यांश का भाव को स्पष्ट कीजिए। मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा, तो मतलब अगर हम देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, ये वाला वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, और फोर्थ वाले की तरफ आए हम। तो यहाँ पे पूछा गया फोर्थ वाले में, कवि ने युद्ध विहीन विश्व के सपने को क्यों महत्वपूर्ण बताया है। यानी विश्व का सपना क्या होना चाहिए, युद्ध ना हो, ठीक है, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो कवि ने युद्ध विहीन विश्व के सपने को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह शांति, सृजन और मानवता के विकास का प्रतीक है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सभी के आंसर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको मिल जाएगा, सभी के आंसर्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, ये पंक्तियों में लिखा गया है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन सभी के आंसर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कफन बेचने वालों से कवि का क्या तात्पर्य है। कफन बेचने वालों से कवि का क्या मतलब है। तो कफन बेचने वालों से मतलब है कि उन लोगों से है जो शांति का दिखावा करते हुए युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं और इससे लाभ कमाते हैं। कवि उनके असली धोखेबाज चेहरे को जो है उजागर करते हैं। तो ये है कफन बेचने वाले, जो युद्ध कराते एक तरह से कारण बनते हैं वो। एंड आगे आए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कवि ने युद्ध के परिणामों का चित्रण कैसे किया। तो युद्ध के परिणामों का चित्रण कैसे किया गया वो तो आपको पंक्तियों की लाइन से ही पता चलेगा। जैसे कि अगर हम चले इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीमारी से इन्होंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ये है आपका आंसर। कवि ने युद्ध के परिणामों का चित्रण खेतों में खूनी खाद, खलिहानों में मौत की फसल, आसमान से अंगारों की बारिश और नागासाकी जैसी तबाही के माध्यम से किया है। ये चित्रण युद्ध की भयावहता को स्पष्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये आपका खंड जो आ है, ठीक है, पहला जो सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे खंड आ में, एक पहला आपने देख लिया और दूसरा ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम चलते खंड ख की तरफ। खंड ख के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से होंगे। जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, तो उससे पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया बीट से क्या अभिप्राय है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपके अगर हम क्वेश्चन देखें तो 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और तीनों ही आपको करने होंगे। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं। बीट से क्या अभिप्राय है, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बीट का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में इतना जानिए कि जैसे मीडिया होती है उसके अंदर कई प्रकार के, अगर आप देखेंगे कई प्रकार के जो है संवाददाता होते हैं, यानी रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बीट का मतलब होता है कि हम किसी खास चीज को, यानी अगर हम देखें मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज आती है, ठीक है, बाहर जाके रिपोर्टिंग करना,
हम रिसर्च भी करते हैं, तो सबके काम अलग अलग जब हम बांट देते हैं ना उसकी दिलचस्पी से, यानी उसके पास उस चीज़ का ज्ञान है और दिलचस्पी है या उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जब हम काम को बांट देते हैं तो ये बीट के अंदर आता है। जैसे किसी का काम है कि आके जो है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया, एक संवाददाता जो है, संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक जो भी घटनाएं होंगे उसके लिए रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। ऐसे ही कोई और हो सकता है, कोई और सी फील्ड हो सकती है, जैसे चोरी का हो सकता है, और भी कई सारी फील्ड हो सकती है, तो वो बीट हो गया। ठीक है, जब हम किसी एक क्षेत्र को अ, देखिए मीडिया के अंदर कई सारे काम होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है उसको भी कई पार्ट में डिवाइड करके जब हम किसी को उसकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर हम उसे वो काम देते हैं, तो ये बीट के अंदर आता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका उल्टा पिरामिड शैली, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है? कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे उल्टा पिरामिड शैली, कुछ ये आप देखते कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है? पिरामिड आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन ये उल्टा होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने अखबार को देखते होंगे, तो अखबार इसका एक एग्जाम्पल है उल्टा पिरामिड शैली का। इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रहती है यहाँ पे, फिर उसके बाद कम महत्वपूर्ण, फिर और कम महत्वपूर्ण, तो इस तरह होता है आपका उल्टा पिरामिड शैली। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे जो बताया गया, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद क्या है, हम घटते हुए महत्व क्रम में, यानी जो कम महत्व है फिर हम उसको लिखते हैं, या सूचनाओं को बताया जाता है, अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स। अगर हम कहानी को देखते तो क्लाइमैक्स क्या होता है, अंत में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, शुरू में ही होता है, ठीक है। तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। इतना समझ लीजिए, मैं नीचे भी आपको बताया हुआ है। इंट्रो में क्या होता है, समाचार का मुख्य भाग जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर बॉडी को देखें तो घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा होता है, फिर समापन होता है, ठीक है। अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर अथवा स्पेस ना होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंदर आपको इस अंतर बताना है। तो बीट रिपोर्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है, जो संवाददाता होते हैं उनको क्या है, उनकी जानकारी और इंटरेस्ट के आधार पर उनको वो क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है। बीट कवर करने के लिए रिपोर्टर को जो है संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है? ये ऐसी रिपोर्टिंग होती है जिसके अंदर क्या है, उस क्षेत्र की जुड़ी सूचनाओं को बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए जो है उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यानी इसके अंदर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डीप के अंदर रिसर्च की जाती है सूचनाओं को, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता भी कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन थे और ये आपका थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से ही, क्योंकि ये आपका पूरा सेक्शन अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर है, ठीक है। तो इसका हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें बोला गया है कि नहीं 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने 60 शब्दों में। तो यहाँ पे बोला गया है, पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है एवं एंकर बाइट से क्या आप क्या समझते हैं? तो पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल, यानी यहाँ पे अगर हम देखें ना, पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का यूज किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा जो है हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा सीधा सरल होता है, साफ सुथरा रहता है, ताकि क्या है, पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर यहाँ पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरल रहता है, साफ सुथरी रहता है। और आगे अगर हम देखें, टीवी पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। बाइट आप यहाँ पे पूछा गया था कि बाइट से आप क्या समझते हैं, तो बाइट के अंदर अगर हम देखें तो टीवी पत्रकारिता के अंदर आता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा इसमें। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों को या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को
प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कोई घटना हुई ना तो उससे किसने देखा, ठीक है, वहाँ पे कौन था, उससे बात करना, फिर उसको जो है टीवी पे लेके आना, आप सभी ने देखा होगा। तो ये क्या हो गया, बाइट रिपोर्टिंग के बाइट दिखाई जाती है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के अंदर जो इंटरनेट पत्रकारिता है कब से शुरू हुई और लाइव किसे कहते हैं। तो भारत के अंदर अगर हम पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इसका जो पहला दौर है माना जाता है 1982 से 1992 तक, फिर दूसरा दौर माना जाता है 93 से, ठीक है, 1993 से 2001 तक, और तीसरा जो है 2002 से अभी तक जो चल रहा है। तो ये 3 दौर माने जाते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के। लाइव का मतलब आप सभी जानते होंगे, कोई भी घटना हो लाइव चल रही हो, जैसे लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना की दृश्य जो है तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाए, ठीक है। आपने लाइव आप सभी ने देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स, तो ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको लाइव ही दिखाया जाए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, सामाजिक परिवर्तन हो, राष्ट्र के अंदर एकता है, वैज्ञानिक चेतना का विकास, पर्यावरण संरक्षण और मनोरंजन सामाजिक विकास। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करने, जितने नंबर के होंगे उतने ही एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बता दिया है, ठीक है। मेन ये है। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन 4 के अंदर जो है ना आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर ही आपको देने हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो रचनात्मक लेख आपके 3 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से किसी एक पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो एआई के बारे में है, परीक्षा के दिन और समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता, ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको एआई के ऊपर बताया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीकी उपकरण है जो कंप्यूटर को सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। ये समाज पर विभिन्न प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज को सुविधाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम ऐप्स हो गया, वेबसाइट हो गया, ठीक है, एआई का उपयोग करके जो है लोगों को अधिक विकल्प और सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा प्रभाव देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को बदल देता है। कुछ नौकरियां जिनमें मनुष्य की जरूरत होती थी अब ऑटोमेशन और एआई के कारण जो है गायब हो रही है। तीसरा प्रभाव देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है समाज में नई संभावनाएं खुलती है। उदाहरण के लिए ऑटोमेटेड गाड़ियां और रोबोट से जो है काम करने के लिए नए तरीके आते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चौथा प्रभाव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से चिकित्सा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बहुत से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इससे हमें अधिक समय और सोचने की जरूरत है कि हम इस तकनीक का सही उपयोग सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एआई के बारे में है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव बातें ही लिखी हुई है, लेकिन ये आपको जब पेपर में आएगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो है आपका बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने 60 शब्दों में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको कोई 2 देने हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है नाटक के विभिन्न तत्वों पर आपको प्रकाश डालना है। तो नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे समय का बंधन होता है। शब्द आप देखेंगे तो शब्द जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आम बोलचाल की भाषा वाले शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे शब्द बहुत अच्छे चुने जाते हैं। यहाँ पे कथ्य हो गया, संवाद शिल्प हो गया, ये इसके तत्व है जो आपको लिखने हैं। तो ये इनमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है फीचर। फीचर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको यही पूछा गया था फीचर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। जैसे समाचार,
बैकग्राउंड फीचर हो गया, रूपात्मक फीचर हो गया, खोज परक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, साक्षात्कार फीचर, यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर और विशेष कार्य फीचर। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम। तो तीसरा क्वेश्चन है कहानी के कौन से प्रमुख तत्व है। तो कहानी के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। तो यहाँ पे कहानी के ये प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अंतरा जो बुक है और अंतराल है, यानी जो बुक वाले क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे आपके सेक्शन सी में रहेंगे, तो यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 से आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसके अंदर बोला गया निम्नलिखित काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित जो पूछे गए प्रश्न है उसके आपको आंसर देने हैं। तो कुछ लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी किताब से पूछे गए हैं। ठीक है, काव्यांश है ये आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, श्रमित सोपन की मधुमाया ये विहाग की तान उठाई। आपको इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में इन पंक्तियों में गहन विपिन किसका प्रतीक है? गहन विपिन का आपको अर्थ बताना है। तो अगर हम देखें, घने जंगल का, पर्वत की गुफा का, अंधकार का, दुख और संघर्ष से भरे हुए जीवन का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा, दुख और संघर्ष से भरे जीवन का, यानी गहन विपिन जो है इसका प्रतीक है। आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ये आपकी लाइन है गहन विपिन, इसका अर्थ पूछा गया था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है इस कविता का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस, करुणा, ठीक है, वियोग, और ये आपका लिखा है अद्भुत। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा, करुणा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, मुख्य रस है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विहाग की तान के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? विहाग की जो तान है उसके माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? संगीत का राग, सुंदर गीत, प्रेम निवेदन, ठीक है, निवेदन, और यहाँ पे रात्रि का शोर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा, संगीत का राग, इसकी ओर संकेत किया गया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन है देवसेना की सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता है, आपको बतानी है। तो भावुक एवं जो है भावुक, संवेदनशील, शांत, सौम्य और परिसमी, जुझारू एवं संघर्ष गीत, या स्पष्टता एवं विदुषी। ये आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग, जुझारू और संघर्ष गीत, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड पांचवा क्वेश्चन है इसका, श्रमित सोपन तान उठाई पंक्ति में दर्शनीय नहीं है। अलंकारिकता, श्रृंगारिकता, लक्षणिकता या प्रतीकात्मकता। ये आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगारिकता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो कि काव्यांश वाला होगा। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम आगे के क्वेश्चन को। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आते, और 8वां क्वेश्चन जो है आपका वो भी काव्य खंड से ही है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन है माघ के मास में विरहणी के भावों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो अपने शब्दों में आपको बताना है कि माघ के मास में जो है विरहणी के क्या क्या भाव थे। तो यहाँ पे देखें, माघ महीने में ठंड विरहणी को अधिक जो है व्यथित करती थी। हृदय का थरथर कांपना, प्रियतम के विरह में जो है अश्रुपात होना, और भीगे वस्त्र की तरह चुभना। ठीक है, ये होता था उनके साथ। तो ये आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जो वो उनके भाव थे। अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो तोड़ो कविता है उससे पूछा गया है। नव सृजन की प्रेरणा है, कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। तोड़ो कविता नव सृजन की प्रेरणा है। नव सृजन का मतलब होता है नया जीवन, ठीक है, एक तरह से। तो उसकी प्रेरणा है, इस कथन का आपको बताना है। अगर हम देखें तो कवि विध्वंसकारी भूमिका में न होकर सृजन के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करने की प्रेरणा देना है। ठीक है, चट्टानों और ऊषर भूमि को तोड़ने की बात, ताकि सृजन प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रकृति से मानव की तुलना करके नया आयाम, और मन में समाई शब्द और खींच को तोड़ना आवश्यक। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट होंगे आपके।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यह दीप अकेला वाला जो है, दीप अकेला वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है। दीप अकेला के प्रतीकार्थ का स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो अगर हम देखें, दीप अकेला से आशय यहाँ व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत सत्ता से है। दीप को यहाँ एक सर्वगुण संपन्न मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस व्यक्ति में स्वतंत्रता, मौलिकता और रचनात्मकता की अद्वितीय विशेषताएं है। इसमें अंधकार से लड़ने की शक्ति भी है, परंतु अपनी शक्ति और गुणों पर अहंकार के कारण मद भी है। तो ये एक जो दीप अकेला है, दीप को क्या है, एक मानव की तरह बताया गया है, मनुष्य की तरह, ठीक है, जिसमें उसको बताया गया है कि क्या है, यहाँ पे इस व्यक्ति में स्वतंत्रता, मौलिकता और रचनात्मकता की विशेषताएं है। कुछ इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन था एंड ये आपको करना था। एक चीज और नोट कर लेनी है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्रश्न होंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे, तो ये आप चीज जरूर नोट कर लेना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9वें की तरफ आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, यहाँ पे आपका काव्यांश दिया रहेगा, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, ठीक है। 2 काव्यांश दिए रहेंगे, एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला, और दूसरा आपका अथवा में रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी मर्जी हो कर सकते हो। मैं आपको नीचे वाला करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ये है आपका लाइन दिया हुआ है पंक्तियों में एंड इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या का मतलब है, जैसे कि अगर हम देखें, पहले सप्रसंग व्याख्या डालना है आपको, फिर यहाँ की आपको शुरू की एक 2 वर्ड डालने हैं और लास्ट के 1-2 वर्ड डालने हैं, ठीक है, डॉट 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 करके। संदर्भ आता है पहले, कविता कौन सी है ये आपको बताना है, जैसे संदर्भ के अंदर कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, कविता कौन सी है, देवसेना का गीत। फिर प्रसंग के अंदर आपको बताना है, इसमें देवसेना ने अपने दुख और संघर्ष का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा और यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह एकमात्र उसका अकेलापन है, ठीक है, ये प्रसंग हो जाता है। फिर व्याख्या, देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा भ्रम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात अपने जीवन की जो है, देखिए अगर हम, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अंत जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। मानो संध्या भी जो है उसे उसके दुख में आंसू बहा रही है। उसने अपना जीवन निरंतर दुखों और संघर्षों के बीच ही बिताया है। उसका कोई साथी नहीं था, उसका जो है एकाकीपन ही उसका साथी बनकर चलता रहा। एकाकीपन का मतलब है अकेलापन, ठीक है। तो ये व्याख्या होगी। काव्यगत विशेषता यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है देवसेना के जीवन संघर्षों का जो है सजीव चित्रण हुआ है। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं जैसे विषयानुकूल, गंभीर और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का यूज, मुक्त छंद, ठीक है, लाक्षणिक शैली, करुण रस हो गया, उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण जो है, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, ये आपको बताने होते हैं, ठीक है, कैसी भाषा यूज की गई है, ये सब। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 9वां है वो कंप्लीट। इसके अंदर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, ये काव्यांश वाला होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10वां एंड यहाँ पे आपको गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर देने होंगे, तो इजीली इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा ये। जैसे कि अगर हम आए पहले क्वेश्चन की तरफ, चौधरी साहब के मकान से कौन परिचित थे, ठीक है। तो अगर आपको इस पैसेज जो दिया हुआ है चौधरी साहब से, चौधरी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। तो इसका क्या आ जाएगा, बालकों की मंडली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकान कैसा था दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, तो आप इसके अंदर आपको मिल जाएगा मकान के बारे में कि मकान कैसा था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर के मकान के सामने, या यहाँ पे अगर आप देखें तो पत्थर का था मकान। आंसर्स अगर देखें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं,
मकान कैसा था? तो पत्थर से बना था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर का बरामदा किससे ढका था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए ये जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन खा हो जाएगा, लताओं से। उसका जो बरामदा था, ऊपर का जो बरामदा था वो लताओं से ढका हुआ था। इसका भी आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिल जाएगा। आप इसके अंदर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से जो है आवृत था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका लताओं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आते। ऊपर खड़े व्यक्ति के बाल कहाँ थे? कंधों पर, सिर पर, कपड़ों पर या खंबे पर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा कंधों पर। एंड लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है, लेखक की किस मंडली के प्रति सजीव उत्कंठा थी? तो यहाँ पे देखिए, साहित्यिक मंडल, कवि मंडल, भारतेंदु मंडल या लेखक मंडल? तो ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा, लेखक मंडल। ठीक है, इन सभी के आंसर्स आपको ज्यादातर जो है इस पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे बाल के बारे में जो क्वेश्चन था, बाल कहाँ पर थे? तो कंधों पर थे, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी को इसके आंसर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको इसके अंदर भी ना मिले, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्वेश्चन जो 10वां है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11वीं की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसमें आपकी जो बुक है, ठीक है, उससे क्वेश्चन एंड आंसर पूछे गए। जैसे कि ये गद्य खंड वाला है, हमने काव्यांश वाला देख लिया था जिसके अंदर आपके देवसेना का गीत हो गया, चाहे आपका देखेंगे ये दीप अकीला से पूछा गया था, वो सब थे काव्यांश वाले। अब ये है आपका गद्य खंड, इसके अंदर जो है स्टोरी वाले जो चैप्टर है आपके उससे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, बड़ी जो है बहुरिया का संवाद जो है हरगोविंद सुना सकने में असमर्थ था, कथन के माध्यम से हरगोविंद की तकलीफ जो है तत्कालीन स्थिति की विवेचना करें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि बड़ी बहुरिया का संवाद जो है हरगोविंद सुना ना सका, कारण बताइए। ठीक है, तो क्या रीजन थे? अगर हम देखें, वह सोच रहा था कि मेरे संवाद से ये लोग जो बहुरिया है उसको अपने यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है और यदि गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो उस वहां क्या रह जाएगा? बूढ़ी माता को बहुरिया की दशा बताकर व्यथित यानी परेशान जो है वो नहीं करना चाहते थे। बड़ी बहुरिया भाई भाभीियों की जो है नौकरी कैसे कर पाएगी? तो ये कारण थे जिसकी वजह से वो उनका संवाद जो है वो सुना ना सका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। दूसरा क्वेश्चन है, अमझर से क्या आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो अमझर यानी आमों का झरना। ठीक है, सिंगरौली के गांव अमझर में पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की योजना होने के कारण वहां होने वाले विस्थापन से गांव में सूनापन है। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से गांव में सूनापन है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट आया जिसकी वजह से वहां इस विस्थापन, यानी विस्थापन का मतलब होता है कि उस जगह को छोड़ के जाना। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो तीसरा क्वेश्चन है, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो, आशय से स्पष्ट कीजिए। यानी इस कथन का अगर हम मतलब देखें कि ऐसे व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो। यही स्थिति धर्म की भी है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उससे धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, किंतु जिसे धर्म का तनिक ज्ञान नहीं उससे धर्म संबंधित ज्ञान ना ले। जिस तरह घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया व्यक्ति खराब घड़ी जो है सही कर सकता है, वही स्थिति धर्म पर भी लागू होती है। ठीक है, तो ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना है 3 में से कोई 2 क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 11वां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12वीं की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन है आपका ये 12वां। इसमें आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले आपने काव्यांश की देखी थी, अब यहाँ पे क्या है गद्यांश है, यानी स्टोरी वाला जो चैप्टर है आपका उससे लिए गए कुछ लाइन्स है उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आप इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, पहला है ये और दूसरा आपका अथवा में दिया हुआ है। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं और नीचे वाला का मैंने आपको करके बताया, कोई एक करना होता है तो मैंने आपको एक करके यहाँ पे बताया हुआ है। ये आप पढ़ सकते, चौधरी साहब वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये वाला, तो इससे है चौधरी साहब तो और अक्सर लगा रहता है। आपको संदर्भ डालना है, प्रसंग डालना है, फिर विशेष व्याख्या विशेष
ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। तो अगर हम देखें पाठ जो अगर हम देखें तो प्रेमघन की छाया स्मृति है। लेखक कौन है इसके, जो है रामचंद्र शुक्ल जी है। इसका प्रसंग अगर आप देखें तो इसके अंदर बताया गया प्रसंग के अंदर इन पंक्तियों में लेखक ने चौधरी प्रेमघन जी के घर के वातावरण का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके व्यक्तिगत एवं कृतित्व में हिंदुस्तानी संस्कार ही बसते थे। व्याख्या अगर हम देखें तो व्याख्या के अंदर बताया हुआ शुक्ल जी का आना जाना प्रेमघन जी के घर में एक लेखक के रूप में होने लगा था। प्रेमघन जी को देखकर शुक्ल जी उन्हें जो है कौतूहल की दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि वह प्रेमघन जी को प्राचीन कवि के रूप में देखते थे। वे हिंदुस्तानी रईसों की भांति जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात उनके घर में होली वसंत पंचमी के उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते थे, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई पड़ती थी। उनकी बातचीत का ढंग नौकरों के साथ अनूठा होता था। विशेष के अंदर जैसे भाषा कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, मुहावरा आप डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको डालना पड़ता है। जैसे शैली कौन सी है, शब्द शक्ति, ठीक है, शब्द भंडार, भाषा, तो ये चीजें आपको विशेष के अंदर डालनी होती है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो व्याख्या हुई है ना वो यहाँ से हुई है, ठीक है, यहाँ से देख के हुई है। तो आपको भी पेपर के अंदर अगर आता भी नहीं है ना तो आप यहाँ से जरूर देखकर कुछ ना कुछ जरूर लिखें, ठीक है। तो ये आपकी जो है व्याख्या होगी और लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 13वां, जिसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र के बारे में आपको बताना है कि जैसे आपने देखा होगा कि उसका घर किस तरह से जला दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक हिम्मत रहती है जिसके अंदर कहता है कि हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इसका मतलब अगर हम देखें तो हार न मानने की प्रवृत्ति रहती है। सूरदास जी के बारे में है कि सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है, कर्मशील और मेहनती। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने के लिए से जो है वो नहीं कतराता है। प्रतिशोध की भावना से मुक्त, यानी बदले की जो भावना रहती है उससे मुक्त है। सूरदास किसी से भी जो है प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की जो है नहीं सोचता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, ये वाले पॉइंट का, ठीक है, वाक्य का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उससे है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के आसपास क्या बदलाव देखा। किन्हीं 2 बदलावों के बारे में आपको बताना है। तो लेखक ने देखा कि ओमकेश्वर में नर्मदा पर जो है बांध बन रहा था। यह सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा नदी बांध से चिर रही हो। बांध के कारण नदी के वेग में जो है रुकावट आ गई। तो 2 बोला गया था, आप यहाँ पे 3 देख सकते। लास्ट क्वेश्चन रहता है, लेखक की चिंता जो है सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें लेखक की जो है पर्यावरण संबंधी जो भी चिंताएं रहती है सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक हो गई। अमेरिका में खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। वातावरण को गर्म करने वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर जो गैस है वो क्या है, धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और जो यूरोप है ये विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे समुद्रों का पानी जो है गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जो है बर्फ जो जमा हुआ है पिघल रहा है। मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। तो कुछ इस तरह से बोला गया है कि किस तरह ये सार्वभौमिक हो गया है, यानी सिर्फ मालवा तक ही सीमित नहीं है, ये सभी जगह फैल गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर दूंगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।